हेलो फ्रेंड, मैं एसएम प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है वह है जनरल सॉल्यूशन और जो दूसरा टाइप है वह है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? जनरल सॉल्यूशन किसे कहेंगे और पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है उसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट लगे होते हैं। जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो उसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट c लगा रहता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अधिक है, मोर देन 1 है, तो उसी हिसाब से उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या भी होती है। तो कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन विथ आर्बिट्री कांस्टेंट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हो, ए हो, बी हो या फिर सी हो सकता है, इस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट अगर है तो वह जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अगर दिए गए कंडीशन से, कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं क्वेश्चन में, अगर उस कंडीशन का प्रयोग करके हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट के वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं और उस आर्बिट्री कांस्टेंट के मान को जनरल सॉल्यूशन में अगर रख दें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आप कह सकते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो वह जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल और एक डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन भी दो प्रकार का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि किसमें जनरल सॉल्यूशन आ रहा है और किसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो किसी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की कई रूल्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट रूल है वह है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। मींस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसमें वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म में हो तब डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा जो फॉर्म आता है वह आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो कुछ प्रोसेस से हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि वह सेपरेबल फॉर्म में बदल जाए।
तीसरा जो फॉर्म आता है वह होमोजीनियस आता है। होमोजीनियस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग है। फिर चौथा जो मेथड आता है वह इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आता है। फिर उसके बाद जो मेथड आता है वह आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स के आधार पर कई मेथड्स होते हैं। यहां पर हम लोग पहले मेथड को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो पहला मेथड है वह है वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म। और आपको बता दें कि बीएचयू, बीएससी एंट्रेंस, ईपीटीयू जैसे कंपटीशनों में केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर सामान्यतः नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपको अपना माइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3, ये भी बीएससी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वह है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है तो वह मेथड फर्स्ट जरा देखेंगे। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, देखेंगे यहां पर जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो पहले मेथड में क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका फॉर्म क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो होता है वह देखेंगे इस तरह से होता है dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो होता है वह होता है dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई। मीन्स dy by dx को एक तरफ करेंगे और x और y के फंक्शन को दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्म बनते हैं वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही रहता है। और इसमें जो पहला मेथड है वह है वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म। तो जो मेथड फर्स्ट है वह है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म मीन्स यहां पर क्या रहेगा, जो वेरिएबल है जैसे x और y वो सेपरेट हो जाएंगे। dx की जगह x वाले पद चले जाएंगे और dy की जगह y वाले पद आ जाएंगे। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन वेरिएबल्स आर सेपरेबल मेथड पर आधारित है। और आज के इस टॉपिक में हम आपको वेरिएबल्स आर सेपरेबल पर आधारित इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे। तो यहां पर वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म पर आधारित सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखेंगे यहां पर दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस x स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। यहां पर एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है और डिग्री भी कितना है, 1 है। देयरफॉर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
अब इसके बाद हम मेथड अपना अप्लाई करेंगे। पहला, वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म। देखेंगे कि यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वेरिएबल्स आर सेपरेबल मीन्स यह होता है कि dx की जगह x वाले सभी पद आ जाए और dy की जगह y वाले पद एक साथ हो जाए। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर x और y एक जगह है, यहां पर भी x है, ये y है, और जबकि dx की जगह x वाले पद होने चाहिए, dy की जगह y वाले पद होने चाहिए। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y प्लस यहां पर है x स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। अब इन दोनों पदों में से e टू द पावर माइनस y कॉमन है, इसको कॉमन ले लें तो e टू द पावर x और प्लस x स्क्वायर, इस तरह से यह बच जाता है। और यहां पर ये dy बाई dx। अब इस y वाले पद को dy के पास ला दीजिए, dx को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, वेरिएबल्स आर सेपरेबल हो जाएंगे। मींस इस तरह से देखें dy अपॉन e टू द पावर, इसको यहां पर ले लेंगे माइनस y इक्वल टू, यहां पर जरा देखें e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx। यहां पर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx को पहले नहीं लिखेंगे, जो फंक्शन रहेगा x का उसको पहले लिखेंगे और dx को लास्ट में लिखेंगे। यह लिखने का मेथड है। ठीक इसी तरह से y वाले पद को पहले लिखेंगे और dy को बाद में। जैसे यहां पर देखेंगे, जब इसको ऊपर ले चलेंगे तो इसको लिखेंगे e टू द पावर y dy इक्वल टू, देखिए dy पहले नहीं लिखेंगे, dy को बाद में लिखेंगे और y का जो फंक्शन रहेगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहां पर x के फंक्शन को पहले लिखा गया है और यहां पर ये dx। अब वेरिएबल्स आर सेपरेबल हो गए, dx की जगह x वाले पद आ गए और dy के पास y वाले पद आ गए। अब ये वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का समाकलन कर लेंगे तो इस तरह से इंटीग्रल का साइन बन जाता है e टू द पावर y dy इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर और ds। इस तरह से अब जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर आएगा e टू द पावर y, देखिए इस तरह से आएगा e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x होता है और प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 और प्लस इसमें एक जोड़ेंगे कांस्टेंट c। यह कांस्टेंट c जोड़ना अनिवार्य है क्योंकि यही क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। फर्स्ट ऑर्डर है तो जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसके सॉल्यूशन में उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यह फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए यहां पर c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसलिए यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ। अभी हमने आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, इसलिए यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। यहां पर अगर कुछ कंडीशंस दिए रहते तो इससे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c की वैल्यू प्राप्त कर लेते, फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है सॉल्व करना है, हल करना है। सॉल्व e टू द पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। मीन्स यहां पर वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। आप इसका मतलब समझिए,
यहां पर इसको ऐसे भी दे सकता था, कंपटीशन में इसको ऐसे भी लिखता है y0 इक्वल टू 3। तो यहां पर इसको ऐसे भी और करके आप समझ लीजिए कि अगर यह दिया हुआ है y0 इक्वल टू 3 तो भी आपको यही समझना है कि when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर y पाई बाई 4 इक्वल टू 1 है, तो इसमें x इक्वल टू पाई बाई 4 देन y इक्वल टू 1 रखा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में इस तरह से भी प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे सॉल्व e टू द पावर dy by dx इक्वल टू x प्लस 1 गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। तो यहां पर कंडीशंस दिया हुआ है, तो यहां पर जब निकालेंगे हम लोग तो देखेंगे कि यहां पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 यहां पर दिया हुआ है e टू द पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। अब देखेंगे dy बाई dx कहां पर है, e के पावर में है। इसको सबसे पहले हम लोग नीचे उतारेंगे, नीचे उतारने के लिए दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा। तो आइए लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग ले लेंगे तो यहां पर dy बाई dx बगल में हो जाएगा और यहां पर लॉग बेस e और e और इक्वल टू यहां पर हो जाएगा log x प्लस 1। अब log e की बेस e पर वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां पर यह हो जाएगा 1। तो इस तरह से यह हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू log x प्लस 1। अब यह देखेंगे यह क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और यहां पर वेरिएबल्स आर सेपरेबल हैं। क्यों? क्योंकि dy को एक जगह रख देंगे, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो dx की जगह x के फंक्शन आ जाते हैं। यहां पर देखें इस तरह से dy इक्वल टू log x प्लस 1 और यहां पर dx। तो अब ये क्या हो गया, वेरिएबल्स आर सेपरेबल हो गए। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखेंगे इस तरह से जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log x प्लस 1 dx। और हम लोग जानते हैं कि log x का इंटीग्रल डायरेक्ट हम नहीं कर पाते, या log x प्लस 1 का इंटीग्रल हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका इंटीग्रल करने के लिए यहां पर हम 1 से इंटू कर लेंगे। इस तरह से 1 से इंटू करने के बाद 1 को सेकंड फंक्शन और log को फर्स्ट फंक्शन इस तरह से मान लिया जाता है। अब दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रल जब करेंगे तो dy का तो y आ जाएगा और यहां पर जाकर फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो log x प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जब 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा। तो x को हम यहां पर पहले लिख लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यहां पर हो गया x log x प्लस 1, फिर माइनस आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। जब log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस 1, log का होता है 1 अपान x, log x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 का फिर से करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा। तो यहां पर 1 इंटू x dx इस तरह से लिखेंगे, या फिर यहां पर केवल x भी लिख देंगे इस तरह से, तो भी यह हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर फिर से इंटीग्रल करना है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो x ऊपर है कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में है, इससे डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसको हम लोग और ब्रेक करेंगे, या कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर देखेंगे y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस, यहां देखें माइनस है, और इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस x प्लस 1 dx। इसके लिए किया क्या गया,
अंश में हर से भाग कर दिया गया, एक बार जाएगा और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहां पर आएगा x प्लस 1 माइनस 1 जब करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा x अपान x प्लस 1। मींस यह सही ढंग से ब्रेक हो गया है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे इस तरह से वैल्यू आएगा। यहां पर जब देखिएगा y इक्वल टू, यहां से तो यह है x log x प्लस 1 और यहां से 1 का इंटीग्रल आएगा x। देखेंगे ये माइनस है और यहां पर ये हमने ब्रैकेट बनाया, यहां से इसका इंटीग्रल हो गया x और इसका जब करेंगे तो इसका फिर वही आएगा 1/x का इंटीग्रल log x। 1/x का इंटीग्रल log x मीन्स यहां से आएगा माइनस log x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x log x प्लस 1 और यहां से यह जरा देखें, यहां से आएगा ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस x और यहां से यह हो जाएगा प्लस log x प्लस 1 और प्लस c। अब यहां से देखें यह log x प्लस 1 है, यह log x प्लस 1 है, इसको एक साथ मिलाकर जब लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा y इक्वल टू, यहां से log x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, log x प्लस 1 को कॉमन जब ले लेंगे तो यहां ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस 1 माइनस x और प्लस c। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन आ गया यह क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां पर हमको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और यह जनरल सॉल्यूशन आ गया, इसको बनाते हैं इक्वेशन स्टार। अब यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। तो यहां पर वैल्यू रखें, यहां पर रखेंगे अब हम लोग 3, y की जगह 3 रखेंगे, x की जगह जब 0 रखेंगे तो देखेंगे इस तरह से आएगा log 0 प्लस 1 और यहां पर जब रखेंगे तो यह तो इंटू है 0 प्लस 1 1 ही रहेगा और यहां पर ये माइनस 0 और प्लस c। मीन्स यहां से देखेंगे log 1 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 है, मीन्स c इक्वल टू 3 आएगा। तो यहां से अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि c इक्वल टू आ गया 3। और यही c की वैल्यू इक्वेशन स्टार में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू 3 है। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर 1 मान लें तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। देखेंगे c के वैल्यू यहां पर क्या करिए रख दीजिए इक्वेशन स्टार में, तो y इक्वल टू यह आएगा log x प्लस 1 और यहां पर x प्लस 1 जो आप देख रहे हैं इसका इस पूरे के साथ इंटू है x प्लस 1 और यहां पर माइनस x रख दिया और उसके बाद c की वैल्यू, तो c की वैल्यू है यहां पर 3। तो यह क्या आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, यह पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो यहां पर कहा नहीं है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए कि जनरल सॉल्यूशन निकालिए, बट ये कंडीशन जो दिए हुए हैं इससे आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालेंगे, क्योंकि जो कंडीशन दिया जाता है उस कंडीशन के हेल्प से हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू इस जनरल सॉल्यूशन में रखने के बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन बीएससी एंट्रेंस में पूछा गया है और ठीक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी वेरिएबल्स आर सेपरेबल मेथड पर ही आधारित है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y cot 2x। यहां पर दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू y cot 2x where x belongs to open interval 0 to pi by 2 and with the condition, यहां पर कंडीशन दिया हुआ है y pi by 4 इक्वल टू 1 मीन्स जब x इक्वल टू pi by 4 है तो y की वैल्यू 1 रख देना है। आती हैं सॉल्यूशन 3 पर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर जरा देखेंगे गिव एन इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y cot 2x। यहां पर दिया हुआ है y cot 2x। तो cot देखेंगे y को इस साइड में ले लेंगे dy अपॉन y इक्वल टू cot 2x dx। ये क्या हो गया, वेरिएबल सारे सेपरेबल हो गए। dy की जगह y वाले टर्म आ गए और dx की जगह x वाला टर्म आ गया। इसके बाद करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहां पर इंटीग्रल का साइन आ जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू cot 2x dx। अब हम लोग जानते हैं कि cot x का होता है log sin x। cot x का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, cot x का इंटीग्रल log sin x। तो यहां पर 2x है तो यहां पर इसका इंटीग्रल बनेगा cot x का देखेंगे log sin 2x और देखेंगे यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहां पर कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मींस यहां पर हो जाएगा 1/2 log sin 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यहां पर 1 अपॉन y का जब log इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर आएगा log 1 इस तरह से। अब यहां पर इसको जरा देखें, यहां पर यह लॉग में है, यहां पर यह भी लॉग में आया। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सी लिखे हुए हैं इसको भी आप किसमें रखेंगे, लॉग में ही रखेंगे। तो यहां पर हम लोग रखेंगे इसको भी log c बनाकर इस तरह से, क्योंकि जब देखेंगे इस साइड का लॉग में आया है, इस साइड का लॉग में आया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम लोग लॉग की सहायता से लॉग लेकर ही log c के रूप में लिख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे अब यह हो जाएगा log y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, देखिए हाफ है तो हाफ को इस तरह से लिख सकते हैं log अंडर रूट sin 2x, क्योंकि जो हाफ यहां पर था यहां पर जब लग जाएगा तो यह अंडर रूट इसको बना लेगा और यहां से हो गया प्लस log c। और यहां पर करेंगे क्या, log की प्रॉपर्टी से दोनों को इनटू कर लीजिए तो इस तरह से हो जाएगा log y इक्वल टू log और इन दोनों का इनटू हो जाएगा। मींस यहां पर देखेंगे इस तरह से आएगा c अंडर रूट साइन 2x इस तरह से आएगा। अब हम दोनों साइड से करेंगे क्या, log को हटा सकते हैं तो बिल्कुल हटा दें। तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू c अंडर रूट साइन 2x, ये बना इक्वेशन स्टार और यही इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन आया, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद यहां पर जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन का अब हम यहां पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कहीं पर भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इस कंडीशन का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो कंडीशन दिया हुआ है, यहां पर देखेंगे when यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 4 देन y इक्वल टू 1। देखिए इस कोड का मतलब समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि यह x की वैल्यू है और यह y की वैल्यू है। यही समझना है कि जब x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तब y की जगह 1 रखना है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ था। यहां पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 को आप ऐसे लिख सकते थे
y 0 इक्वल टू 3 मीन्स जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तब y की जगह आपको 3 रखना होगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी है कि जब x इक्वल टू π/4 रखिएगा तो y की जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया व्हेन x इक्वल टू π/4 देन y इक्वल टू 1। इक्वेशन स्टार से यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 1 इक्वल टू c और अंडर रूट साइन 2x की जगह देखिए यहां पर रखेंगे π/4। इस तरह से ये सब c की वैल्यू निकालने के लिए किया जाएगा। यहां पर 1 इक्वल टू देखेंगे c अंडर रूट साइन, ये कट जाएगा साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो c और इंटू 1 मीन्स c इक्वल टू आएगा 1। यहां पर c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसलिए जब यहां पर c इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन तो y इक्वल टू देखेंगे c की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो यहां पर c की जगह 1 रखेंगे तो 1 अंडर रूट साइन 2x मीन्स 1 इंटू है तो 1 का इंटू कोई मायने नहीं रखता, उतना ही आएगा। तो y इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x। तो इस तरह से यह कौन सा सोल्यूशन आ गया, यह आ गया पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। और इस तरह से जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाता है। तो इस